हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेजे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 25 अगस्त। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 अगस्त 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर चैनल पर नया आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर से आप एमजेटी ऐप डाउनलोड करके फ्री में क्विज और इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, आईपीएल के पहले संस्करण का विजेता कौन था? तो 2008 में पहला संस्करण हुआ था और उसका विजेता था दोस्तों राजस्थान रॉयल्स। भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर हैं हर्षित राजा। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को दोस्तों इनको राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया था। राजस्थान के राज्यपाल के रूप में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले ये इकलौते राज्यपाल रहे थे। अभी हाल ही में दोस्तों संसद में राष्ट्रपति जी ने 127वें बिल को मंजूरी दे दी है और ये 105वां संविधान संशोधन लागू हो चुका है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कतर के बीच कहां पर जायर अल बहर नाम का नौसैन्य अभ्यास आयोजित हुआ? तो अभी हाल ही में भारत और कतर के बीच में दोस्तों फारस की खाड़ी में, फार्सियन गल्फ में दोस्तों जायर अल बहर नाम का एक नौसैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। ये इस बार का दूसरा संस्करण है। पिछली बार इसका पहला संस्करण आयोजित हुआ था भारत और कतर के बीच में। तो भारतीय नौसेना और कतर की नौसेना के बीच में दोस्तों ये एक्सरसाइज हुआ। कब से कब तक? 9 से 14 अगस्त के बीच में ये आयोजित हुआ। कतर में, कतर के पास में ही है दोस्तों। अभी मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाऊंगा फारस की खाड़ी कहां पर है, ठीक है। तो भारत और कतर के बीच में ये दूसरा संस्करण हुआ। अब ये मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए अभी भारत और वियतनाम के बीच में दोस्तों एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ था साउथ चाइना सी में, दक्षिण चीन सागर में हुआ था। इससे पहले भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ था अल मोहद अल हिंदी 2021। क्या? अल मोहद अल हिंदी 2021। ये भारत और सऊदी अरब के बीच में था। यही कतर के पास सऊदी अरब भी है। इसके बाद वहीं पे एक पास में कंट्री है यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, उसके साथ भी भारत का एक हुआ था एक एक्सरसाइज जायद तलवार नाम का। तो जायद तलवार भारत और यूएई की नौसेना के बीच में हुआ था। और इसके अलावा अभी क्वाड कंट्री, जो इंडिया वाला क्वाड कंट्रीज का ग्रुप है, इसके बीच में मालाबार अभ्यास हुआ। मालाबार जो हुआ सैन्य अभ्यास, ये क्वाड कंट्रीज यानी कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों के बीच में हुआ। पिछली बार ऑस्ट्रेलिया इससे जुड़ा था, इसके पहले ये भारत, जापान और अमेरिका के बीच में हुआ करता था। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों तो अभी एक और अभ्यास हुआ था भारत, मालदीव और श्रीलंका की नौसेना के बीच में एक एक्सरसाइज ड्रिल आयोजित कराई गई थी। और भी बहुत सारे आयोजन हुआ करते हैं, जैसे कि रसिया के बीच में, अभी भारत और रसिया के बीच में एक इंदिरा नेवी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये सभी एक्सरसाइज आपको रिवाइज करते रहने हैं। चलिए अब कतर आया है, कतर दिखाते हैं आपको वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर इसकी लोकेशन। तो देखिए वर्ल्ड मैप में ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आएंगे दोस्तों इधर खाड़ी देशों की तरफ। खाड़ी देशों के बारे में तो मैंने आपको उस दिन बताया ही था। खाड़ी देश देखिए, ये खाड़ी यहाँ है और इन खाड़ियों के आसपास के जो देश हैं ये सभी खाड़ी देश हैं, ठीक है। कौन कौन सी खाड़ी है? देखिए गल्फ ऑफ ओमान है, ओमान की खाड़ी। इधर देखिए पार्सियन गल्फ है यानी पारस की खाड़ी है। और यहाँ पर एक छोटा सा देश है कतर, ठीक है। कतर के पास में ही एक और छोटा सा देश है बहरीन। ये देखिए, ये भी बहरीन भी कभी कभी न्यूज में आता है। तो ये बहुत ही छोटी कंट्री है। देखिए ये है कतर, जहां पर यह अभ्यास हुआ बगल में। और दोहा यहाँ की कैपिटल है। ये देखिए इसकी कैपिटल दोहा। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है दोस्तों शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। फिर से बोल रहा हूँ, शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। यहाँ की करेंसी होती है रियाल, आप कह सकते हैं कतरी रियाल या कतरियन रियाल। क्लियर? देखिए यहाँ पर ये पार्सियन गल्फ है, ये पारस की खाड़ी है, यहीं पर अभ्यास हुआ है ये। ओके, देखिए गल्फ ऑफ अडन ही ये अडन की खाड़ी है। चलिए ये बंगाल की खाड़ी है। अच्छा, कल यूपी SSSC पीईटी का एग्जाम था दोस्तों, और आप सभी स्टूडेंट जो लोग एग्जाम दे करके आए, बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। 10 में से 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस तो वीडियो से आए ही आए थे। साथ ही साथ जो लोग रेगुलर वीडियोस देखते थे वो लोग 85% तक का क्वेश्चन जीके जीएस का भी करके आए। यानी करंट अफेयर का तो 100% क्वेश्चन आया,
जीके जीएस भी वो 85% टू 90% तक अटेम्प्ट कर ले गए। यानी जो चीज़ें मैं एक्स्ट्रा आपको बताता हूँ वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आप लोग केयरफुली देखा करो, करंट अफेयर के साथ साथ आपका जीके जीएस भी मजबूत होता चलेगा। तो कल बहुत खुशी हुई आप लोगों का ये रिस्पॉन्स देख करके। सभी लोग कमेंट कर रहे थे, आप लोग भी कमेंट करके आज बताओ कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिससे और बच्चे जो हैं उनको एनालिसिस करने में थोड़ा सा और मदद मिल सके। ठीक है, जिससे आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनको थोड़ा सा आइडिया लग सके कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में पेटीएम ने पेमेंट गेटवे के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? तो पेटीएम ने अभी हाल ही में एचडीएफसी बैंक के साथ समझौता किया है पेमेंट गेटवे के लिए। पेमेंट गेटवे क्या होता है इसको समझिए। गेटवे देखिए, गेटवे का मतलब आप लोग एक प्रकार से आइडिया लग जा रहा होगा कि एक प्रकार से ये रास्ता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान भाषा में समझिएगा। जब कोई एक ट्रांजैक्शन मान लीजिए कराना है किसी दो पर्टिकुलर पर्सन के बीच में, तो जो बीच वाला जो बिचौलिया होता है जिसके थ्रू ट्रांजैक्शन कराया जाता है उसे कहा जाता है गेटवे। फॉर एग्जाम्पल अभी आप ई बुक लेने जाते हो एमजेटी ऐप पर, एमजेटी ऐप आप ओपन किए, ई बुक को आपको लेना है, वहां पर प्राइस लिखी हुई है, उसको आप टच करोगे परचेज करने के लिए। तो लेकिन आपको यहाँ पर एमजेटी एजुकेशन के पास पैसा पहुंचाना कैसे है? पहुंचाएगा कौन? तो पहुंचाएगा पेमेंट गेटवे। गेटवे आप देखेंगे, उसको क्लिक करेंगे तो पेटीएम का ही गेटवे मैंने लगा रखा है। तो पेटीएम का ही गेटवे लगा हुआ है एमजेटी ऐप पर। तो आप पेमेंट करने जाते हो तो वहां पर पेटीएम से आपसे मेथड पूछता है कि आप किस टाइप से ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, यूपीआई करना चाहते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या कौन से टाइप से आप पेमेंट करना चाहते हो। तो जो ये सुविधा प्रोवाइड कराता है, यानी कि दो पर्सन्स के बीच में ट्रांजैक्शन कंप्लीट कराता है, उसे कहते हैं गेटवे। ठीक है, तो यहाँ पर तो जैसे एप्लीकेशन में बात करें एमजेटी ऐप में तो पेटीएम का पेमेंट गेटवे लगा है, लेकिन पेटीएम अभी खुद जो है वो कुछ अपनी योजनाओं परियोजनाओं के लिए एचडीएफसी बैंक का सहारा ले रहा है, एचडीएफसी बैंक के लिए समझौता कर रहा है गेटवे के रूप में। ओके, कौन कौन सी योजनाएं परियोजनाएं होंगी? एक तो होगा पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के लिए, एक क्रेडिट जो इसके क्रेडिट कार्ड वगैरह हैं इसके प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, और भी जो बाय नाउ पे लेटर वाला समाधान है इसके लिए, और पेटीएम पोस्ट पेड वगैरह के लिए। तो इन सभी के साथ पेटीएम और एचडीएफसी बैंक के बीच में समझौता हुआ है। एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में ये भारत की सबसे बड़ी बैंक है, और वहीं पब्लिक सेक्टर की अगर सबसे बड़ी बैंक की बात की जाए तो आप एसबीआई बताएंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक एचडीएफसी बैंक है। स्थापना हुई थी 1994 में, मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है, और एमडी और सीईओ है शशिधर जगदीशन। पेटीएम जो है ये 2010 में स्टेब्लिश हुआ था, नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडर एंड सीईओ है विजय शेखर शर्मा। अच्छा, फास्टैग जारी करने के मामले में टॉप पर है पेटीएम, सबसे ज्यादा फास्टैग जारी करने का रिकॉर्ड है पेटीएम के नाम। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने मिशन डोमिनेशन नामक पुस्तक लिखी? तो अभी हाल ही में दोस्तों बोरिया मजूमदार और कुशांत सरकार, इन दोनों ने मिलकर के ये पुस्तक लिखी है। उपरोक्त दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। मिशन डोमिनेशन, मिशन डोमिनेशन नाम की बुक जो है इन दोनों ने लिखी है। प्रकाशन किसने किया है? साइमन एंड शूस्टर पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा ये पब्लिश किया गया है। इस पुस्तक में दोस्तों जो भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ी हैं, फेमस खिलाड़ी, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, आर अश्विन, चेतेश्वर पुजारा, इन सब के बारे में शॉर्ट स्टोरीज हैं। क्लियर? इस पुस्तक का पूरा नाम है मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट। क्लियर? अच्छा, एक करेक्शन करना है दोस्तों, कल एक मिस्टेक हो गई थी। कल मैंने आपको बताया था कि जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं और जो राज्यों के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, या कहें हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, ये तो ठीक था, लेकिन वो अपना इस्तीफा जो है दोस्तों ये किसको देते हैं? तो इस्तीफा मैंने आपको बता दिया था गलती से कि वो एक दूसरे को देते हैं। यहां पर करेक्शन आपको करना है कि इस्तीफा ये दोनों देते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है, राष्ट्रपति को देते हैं अपना इस्तीफा, जबकि ये दोनों शपथ एक दूसरे को आपस में दिलाते हैं। मैं शपथ की जगह पर इस्तीफा बोल दिया था, तो आपको यहां पर करेक्शन करना है। देखिए फिर से मैं बोल दे रहा हूं, पूरा क्लियर हो जाए, जिससे राष्ट्रपति दोनों की नियुक्ति करता है, चाहे वो राज्यपाल हो चाहे चीफ जस्टिस हो हाई कोर्ट्स का, ठीक है। इसके बाद नियुक्ति करता है और इस्तीफा भी उसी को ये दोनों देते हैं, यानी राज्यपाल भी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देगा, और जो चीफ जस्टिस होता है उसके द्वारा भी जो इस्तीफा दिया जाएगा वो राष्ट्रपति को दिया जाएगा। लेकिन अगर शपथ दिलाने के बाद आएगी तो शपथ राज्यपाल को शपथ दिलाएगा उस हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस, और अगर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ दिलाना हुआ तो राज्यपाल शपथ दिलाएगा। राज्यपाल ही मुख्यमंत्री को भी शपथ दिलाता है। क्लियर? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील कहां बनाया गया?
तो दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील दोस्तों बनाया गया स्वीडन में। ये दुनिया का पहला ऐसा स्टील निर्माण किया गया है स्वीडन के द्वारा। स्वीडन की एक कंपनी है हाइब्रिड नाम की, HYBRIT, हाइब्रिड नाम की एक स्वीडिश ग्रीन स्टील वेंचर है। इसके द्वारा दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील बनाया गया है। इसके लिए दोस्तों इसने हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया है और ये बना दिया है दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील। चलिए अब स्वीडन आया है, स्वीडन देखते हैं हम लोग वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर। तो देखिए ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आएंगे हम लोग यूरोपियन कंट्रीज की तरफ, यूरोपीय महाद्वीप की तरफ। तो इधर ऊपर नॉर्वे के पास आपको दिख जाएगी ये कंट्री, ये है स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल होती है स्टॉकहोम। क्या होती है? स्टॉकहोम। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्टीफन लोफवेन। कौन है? स्टीफन लोफवेन। और यहाँ की करेंसी है स्वीडिश क्रोन। क्या है? स्वीडिश क्रोन। नोबेल पुरस्कार वगैरह इसी मुद्रा में दिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व जल सप्ताह 2021 कब मनाया गया? तो विश्व जल सप्ताह 2021 दोस्तों 23 अगस्त से 27 अगस्त के बीच में मनाया गया। 23 अगस्त से 27 अगस्त तक ये मनाया जा रहा है वर्ल्ड वाटर वीक। 1991 से इसकी शुरुआत हुई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा ये मनाया जाता है। किसके द्वारा? स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा। वैश्विक जल मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित चिंताओं को दूर करना ही इसका उद्देश्य है। इस बार की थीम रखी गई है बिल्डिंग रिसाइलियंस फास्टर। क्या? बिल्डिंग रिसाइलियंस फास्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ किया? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अभी काफी ज्यादा आप लोग न्यूज में देख रहे होंगे, चर्चे में है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, ये नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन है क्या? जो निर्मला सीतारमण जी जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं, इन्होंने लॉन्च किया है। इसके बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में समझते हैं। ये नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन या कहें कि हम लोग नेशनल एसेट मॉनेटाइजेशन, जो सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण की जो भी चीजें होती हैं, जो भी गवर्नमेंटल चीजें हैं, एसेट्स हैं या संपत्तियां हैं, इनको प्राइवेट सेक्टर को दे देना लीज पर। ठीक है, एक निश्चित टाइम लिमिट पर, एक अवधि पर दे देना, जिससे कार्यभार वो प्राइवेट कंपनियां संभालें उस टाइम पीरियड तक, और उसके बदले में पैसे लेना। इसको बहुत ही आसान भाषा में समझिए। जैसे कि मान लीजिए सरकार की कोई एक संपत्ति है, उस संपत्ति को, उस एसेट को किसी एक प्राइवेट फर्म को दे देना और बदले में उतने टाइम पीरियड के, क्योंकि एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए देना और उतने टाइम पीरियड के लिए किराया वसूल करना। ठीक है, एक बहुत ही आप जनरल भाषा में बोल सकते हो किराए पर देना। ठीक है, तो किराया भी मिलेगा, इसके बदले में वो रख रखाव, देख रेख उतने टाइम तक प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया जाएगा और उसमें जो कुछ भी उस सिस्टम में सुधार करना होगा वो सारी जिम्मेदारी जो होगी वो प्राइवेट फर्म की होगी। तो इसी प्रकार से लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है सरकार ने कि 6 लाख करोड़ का एसेट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दिया जा सकता है वित्तीय वर्ष 2022 से 2025 तक के बीच में, यानी 4 सालों की अवधि के बीच में। इसमें कौन कौन से सेक्टर चुने गए हैं? इसमें देखिए टॉप 5 सेक्टर जो हैं पाइपलाइन में, जिसमें कि सड़कें 27% सड़कें दी जाएंगी, रेलवे के 25%, बिजली विभाग के 15%, तेल और गैस पाइपलाइन के 8% और दूरसंचार यानी टेलीकम्युनिकेशन के 6% इसमें शामिल है। टॉप 5 सेक्टर से ही 83% हिस्सा है जो लीज पर यानी एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत आएंगे। क्लियर? तो इसके तहत सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण की स्वामित्व वाली जो भी संपत्ति है, ये किसी निजी क्षेत्र की इकाई को अग्रिम या आवधिक विचार के लिए सीमित अवधि का लाइसेंस देगी या पट्टा देगी। ठीक है, मैंने वही आपको समझाया आसान भाषा में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने नियोबोल्ट नामक पहला स्वदेशी मोटर व्हील चेयर लॉन्च किया? तो IIT मद्रास ने नियोबोल्ट नाम का एक पहला स्वदेशी ई व्हीकल्स व्हील चेयर लॉन्च किया है। ई व्हीकल है ये, यानी इलेक्ट्रॉनिकली ये चलता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये, और IIT मद्रास के रिसर्चर्स और शोधकर्ताओं के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। 25 किलोमीटर पर आवर की इसकी मैक्सिमम स्पीड है। प्राइस अभी रखी गई है 55,000 और एक बार चार्ज करने पर 25 किलोमीटर दूरी तक ये चल सकती है। मैं आप देख रहे हैं नियोबोल्ट की, IIT मद्रास ने बनाया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह जी ने। जितेंद्र सिंह दोस्तों ये केंद्रीय राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के, और इन्होंने युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया है। युक्त धारा पोर्टल क्या काम करेगा? ये एक प्रकार का जियो स्पैटिकल प्लानिंग पोर्टल है, यानी भू स्थानिक योजना पोर्टल है।
इसको इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन किया गया है। ये काम कैसे करेगा? युगधारा पोर्टल पर दोस्तों जो भी ग्रामीण विकास को लेकर के जो योजनाएं होती हैं, जो डाटा होता है या जो भी कोई ऐसा चीज मटेरियल होता है, फोटोग्राफ से लेकर के जियो टैग वगैरह या किसकी संपत्ति है, ये सभी रिकॉर्ड्स वगैरह, ये सारी चीजें इस पोर्टल पर ले जा करके स्टोर कर दी जाएंगी। अब इससे क्या होगा? इससे लोग अपने पुरखों की, अपने पूर्वजों की, आने वाली पीढ़ियों की सबका डेटा इसमें देख सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से। तो ये एक प्रकार का ऐसा पोर्टल बन जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, जिस पर सभी का डाटा स्टोर रहेगा। और कैसा डाटा? जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो योजनाएं होती हैं उनका लाभ कौन कौन ले रहा है, या जो जियो टैगिंग की गई है यानी किसकी ज़मीन है, किसके नाम है, ये सारी चीज़ें जो है ये चीज़ें रहेंगी इस पोर्टल पर। तो केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह ने इसे लॉन्च किया है। अच्छा, जितेंद्र सिंह जी के नाम दोस्तों और भी मंत्रालय हैं, जैसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और केंद्रीय प्रधानमंत्री कार्यालय की ये राज्य मंत्री हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भी यही संभाल रहे हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग भी इन्हीं के अंडर में है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। WEF का वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ये दोस्तों आयोजित होगा जिनेवा में। WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसी का हेडक्वार्टर है जिनेवा में और यहीं पर ये वार्षिक सम्मेलन आयोजित होता है, यानी प्रत्येक वर्ष ये आयोजित होता है। एनुअल ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट है और ये इस बार कब आयोजित होगा? 20 से 23 सितंबर के बीच में, यानी अगले महीने ये आयोजित होगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी इस बार की थीम रखी गई है शेपिंग एंड इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। और WEF के बारे में बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 1971 में। संस्थापक थे क्लाउस श्वाब और वही है वर्तमान में चेयरमैन। हेडक्वार्टर तो मैंने बता ही दिया, जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने बैटलफील्ड नामक पुस्तक लिखी? तो बैटलफील्ड नामक पुस्तक लिखी है दोस्तों विश्राम बेडेकर ने। किसने? विश्राम बेडेकर के द्वारा लिखी गई है बैटलफील्ड। ये एक पुस्तक है दोस्तों, एक प्रकार से कहें कि ये एक मराठी मूल एक रानांगन था, रानांगन का ही ये अनुवाद है, जिसका अनुवाद किया है जेरी पिंटो ने। ठीक है, तो जेरी पिंटो के द्वारा अनुवाद किया गया है और इसको लिखा है विश्राम बेडेकर के द्वारा, बैटलफील्ड। ओके, तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और दोस्तों डेली आप लोग रूटीन बनाइए वीडियो देखने का। आप लोग डेली अगर वीडियो देखोगे तो निश्चित ही कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपसे ऐड होती जाएगी। स्टैटिक जीके की भी, करंट अफेयर की तो ऐड होती ही जाएगी। और आप करंट अफेयर में आप 100% तो स्कोर करोगे ही करोगे, मैं इसका दावा तो कर ही देता हूँ। आपसे जो डेली जीके टेस्ट सीरीज जो चलाई जाती है, जो इवनिंग में चलाई जाती है, अभी तो फिलहाल कुछ दिनों से बंद है लेकिन फिर से वो कंटिन्यू होगी, तो इसके थ्रू आप अपना जीके जीएस भी मजबूत कर सकते हो और आप 80 to 90% तक का स्कोर करके आ सकते हो। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, आपको बस रेगुलरिटी अपनी बनाए रखनी है। ठीक है, और जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन पर हो, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप पर हो, या चाहे वो यूट्यूब पर हो, आपको सभी से जुड़ना है और सभी का फायदा उठाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको फ्री क्विजेज मिलते हैं। स्टडी मटेरियल सेक्शन में आप लोग जो कुछ भी दिया गया है उसको जाकर के पढ़ डालिए। फ्री वीडियोज हैं, जाकर के देख डालिए। PDF फाइल वगैरह भी आप लोग देख सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेड कंटेंट लेना चाहते हैं तो हमारी ई बुक्स ले सकते हैं। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट की ई बुक है, आप कोई सी भी एक ई बुक लेकर के देखो एक बार, उसके बाद ही आप अगली ई बुक के लिए सोचो। वीडियो कोर्सेज में भी डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं, आप इसके बारे में भी चेक कर सकते हैं। मॉक टेस्ट वगैरह भी बहुत सारा यूजफुल हुआ था, बहुत सारे फायदा दिया था इस बार। अभी जब UPSSC PET का एग्जाम दे करके आए हैं स्टूडेंट, वो लोग आकर के कमेंट करके हमें व्हाट्सएप वगैरह पर बता रहे हैं कि कितना कितना कौन कौन स्कोर करके आया है। तो मॉक टेस्ट भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अभी तो कुछ ही एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट आए हुए हैं, मॉक टेस्ट आए हुए हैं। अगर आप लोग कमेंट करोगे, बताओगे मुझे कि कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसमें मैक्सिमम लोग लेना चाहते हो मॉक टेस्ट, तो उसका भी मैं बनवा दूंगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का फायदा आप MZT ऐप से उठा सकते हो, इसलिए MZT ऐप जरूर अपने पास इंस्टॉल करके रखो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, G7 समिट 2021 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? एशिया की गोल्डन गर्ल किसे कहते हैं? टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत के ध्वजवाहक कौन थे?
स्टारलिंक प्रोजेक्ट किस स्पेस एजेंसी की परियोजना है। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब के बारे में जो भी डिटेल आपको पता हो लिखना जरूर कमेंट करके। डिटेल आप लिख देते हो तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आसपास की इन्फॉर्मेशन भी आपसे इकट्ठा हो जाती है, तो इस वजह से आप लोग डिटेल जरूर लिखा करो। चलिए बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। क्विज इसकी जाकर के सॉल्व कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।